नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज 24 का यह खास कार्यक्रम राष्ट्र सम्मेलन। मोदी 2.0 का 1 साल पूरा हो चुका है और इस बीच कई सारे फैसले हैं जो कि मोदी सरकार ने किए, लेकिन पिछले 2 महीने से कोरोना काल को लेकर, उसकी हैंडलिंग को लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्रिटिसिज्म्स हो रहे हैं, कई जगह पर सरकार का साथ भी लोग दे रहे हैं। लेकिन उसमें जो बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड और आखिर क्या सोचते हैं देश के केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। रमेश पोखरियाल जी, न्यूज 24 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। मोदी 2.0 सरकार का 1 साल पूरा होने पर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। निशंक जी, इस सरकार में आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली। देश के नौनिहालों की शिक्षा की कमान आपके कंधों पर है और कोरोना काल को अगर अलग कर दें तो आपके मंत्रालय ने देश की जो शिक्षा है और उसका जो परिवर्तन लाने के कौन से बड़े काम किए हैं, जरा बताएं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपका सवाल कि इतना देश का इतना बड़ा शिक्षा का तंत्र है और हमको गौरव होता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। और मैं ये समझता हूँ कि देखा जाए तो शिक्षा का जो विस्तार और विशालता है वो भी अद्भुत है। जहाँ 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हों, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हों, 15 लाख से अधिक स्कूल हों, 1 करोड़ से अधिक अध्यापक हों और 33 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्राएं हों, जो पूरी जो अमेरिका की जनसंख्या से भी ज़्यादा हो और कई देशों की जुड़ करके जितनी जनसंख्या नहीं उतने केवल इस देश में मेरे छात्र और छात्राएं हैं। तो स्वाभाविक ही है कि इतना बड़ा तंत्र है और उस तंत्र की मजबूती के लिए और क्योंकि वो राष्ट्र की आधारशिला है शिक्षा, मैं अपने प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत आभारी हूँ और उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, मुझको ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और आज 1 वर्ष उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए पूरा हो रहा है। आपके मन में ये प्रश्न आया कि क्या नया किया है और शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको तो मालूम है कि जो शिक्षा विभाग में मानव संसाधन मंत्रालय में और नीचे अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले बच्चे की शिक्षा की चिंता से लेकर और शिखर तक कि दुनिया की विश्व रैंकिंग में हम लोग कैसे आ सकते हैं, इसका चिंतन मंथन ही नहीं हुआ, इस पे काम हुआ, काम ही नहीं हुआ, इसका रिजल्ट भी हमने दिया है। आपको मालूम होगा कि आदरणीय मोदी जी की सरकार आने से पहले 2013 से पहले विश्व रैंकिंग पर हम लोग कहाँ थे और आज हम चाहे वो टाइम्स रैंकिंग हो और चाहे क्यूएस रैंकिंग हो, हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। हमारे संस्थानों ने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अपना एक अलग स्थान बनाया है। शोध के क्षेत्र में हो, चाहे अनुसंधान के क्षेत्र में हो और चाहे नए तमाम परियोजनाओं के लेकर के उस क्षेत्र के में काम होने को लेकर के और जो नया अनुसंधान के साथ जो हमारा छात्र पूरी दुनिया के स्तर पर जाकर के कुछ नया खोज करके और हमको देश को दे रहा है, ये जितने भी चीज़ें हैं मुझे लगता है कि बहुत तेज़ी से भारत का शिक्षा का आधार और तेज़ी से बढ़ रहा है। यदि शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में देखें तो स्पार्क दुनिया के शीर्ष 127 विश्वविद्यालयों के साथ तो हम शोध और अनुसंधान कर रहे हैं। यदि देखा जाए तो स्ट्राइड अंतर विषयों पर शोध कर रहे हैं। हम स्टार्स में एक बड़ी फलक पर शोध हमारे छात्र छात्राएं शोध कर रहे हैं। इम्प्रिंट, इम्प्रेस, इसके माध्यम से शोध कर रहे हैं। और इतना ही नहीं तो जिस तरीके से ज्ञान हम बाहर की फैकल्टी को यहाँ ला रहे थे, लेकिन अब ज्ञान प्लस में हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि ये देश ऐसा होना चाहिए क्योंकि यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं, इसलिए इस देश में पूरी दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। तो बाहर का छात्र इस देश में पढ़ना चाहिए और जो हमारा अध्यापक है, हमारा शिक्षक है, वो दुनिया में
पढ़ाने के लिए जाना चाहिए। और ठीक इसी उस पर जहाँ हमने शिक्षकों को प्रशिक्षण का एक बेहतर तरीके से अपने देश में ऐसे शिक्षकों को खड़े करने का अभियान लिया है, निष्ठा के द्वारा और अर्पित के द्वारा, स्कूली शिक्षा में निष्ठा और उच्च शिक्षा में अर्पित, और वहीं हमने ज्ञान प्लस में अब हमारा शिक्षक दुनिया के देशों में भी जाएगा और बाहर के बच्चे स्टडी इन इंडिया के तहत हमारे देश में आ रहे हैं। 40,000 से भी अधिक रजिस्ट्रेशन इस समय हमारे हो गए, जहाँ दुनिया के बच्चे हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। यदि शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में हो, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हो, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो, तो मैं ये समझता हूँ कि यदि आप कहेंगे तो मैं घंटों तक उस बात का जिक्र कर सकता हूँ जो इस बीच हमने नए नए अभिनव प्रयोग किए हैं। चाहे वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हो, चाहे ध्रुव जो प्रधानमंत्री जो ध्रुव तारा जो देश के बिल्कुल 60 ऐसे चुनिंदे छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में, बहुत ही प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी यात्रा इसरो से लेकर के और दिल्ली तक की उनकी सुखद और ऐतिहासिक प्रगतिशील यात्रा का रहा हो। तो मैं समझता हूँ कि हमने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी और अनुसंधान के क्षेत्र में भी और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, और मुझे भरोसा है कि पूरी दुनिया का इस शिक्षा का एक महत्वपूर्ण गंतव्य बनेगा। निशंक जी, नई शिक्षा नीति पर आपकी सरकार ने जोरदार शुरुआत की थी और इसे लागू करने का काम अभी तक कहां तक पहुंचा है? हाँ, जोरदार शुरुआत की थी नहीं, जोरदार शुरुआत है। और नई शिक्षा नीति जो 33 वर्षों के बाद आएगी और उसका मसौदा तैयार है। मुझे लगता है ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा परामर्श हुआ होगा नई शिक्षा नीति को लेकर के, जहाँ शिक्षाविदों से, विशेषज्ञों से, अध्यापकों से, अभिभावकों से, छात्रों से, ग्राम समितियों से, सरकारों से, जनप्रतिनिधियों से, एनजीओ से कौन सा क्षेत्र छोड़ा है हमने जहाँ व्यापक परामर्श नहीं हुआ है। कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। अब व्यापक परामर्श के पश्चात अब वो मसौदा अंतिम स्वरूप में है और बहुत जल्दी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का हमको आदेश होगा हम प्रस्तुत करेंगे। मुझे लगता है लगभग हमारी तैयारी है और जब भी कैबिनेट का आदेश होगा हम उसको कैबिनेट में लेकर के जाएंगे। ठीक है सर, अब अगर कोरोना संकट की बात करें तो सरकार की प्राथमिकता इस वक्त क्या है? देखिए, ये जो कोरोना का संकट आया है ये पूरी दुनिया पर आया है और दुनिया बहुत गहरे संकट से होकर के गुजर रही है। इस समय मानवता करहा रही है और ऐसे वक्त पर पहली ज़रूरत है हमारी कि हम अपने बच्चों की सुरक्षा, क्योंकि बच्चा है वो अपने परिवार का, अपना तो भविष्य ही, परिवार का भविष्य है, मेरे देश का भविष्य है। तो और हमारे पास इतनी बड़ी संपत्ति है, 33 करोड़ से भी अधिक छात्र छात्रा हैं। तो पहला हमारा लक्ष्य है उसको सुरक्षित रखना। मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि हमारे जो छात्र छात्राओं ने अपने हाथ में लीडरशिप लिया, सुरक्षा की, अपने जन चेतना की, तो अपने आप भी सुरक्षित रह करके अपने परिवार के लोगों को भी सुरक्षित रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे छात्र छात्र निभा रहे हैं। क्योंकि 33 करोड़ से भी जहां अधिक छात्र छात्राएं हैं, यदि उसके परिवार में माता पिता को लगाकर एक भाई बहन भी हो तो 100 करोड़ को वो पार करता है। तो उन 100 करोड़ लोगों को वो छात्र छात्रा किस तरीके से संभाल करके रखे हुए हैं, अपने को संभाले हुए, तनाव मुक्त और मस्ती के साथ जिस तरीके से वो सजग हैं और लोगों को भी सजग किए हुए हैं, तो मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मुझे गर्व है अपने छात्र छात्राओं पर कि कोरोना के ऐसे संकट में वो बहुत सजग हैं। अब जहाँ तक रही कि आगे किस तरीके से होगा, इस संकट को हम झेलेंगे। हम परीक्षाओं को भी करा रहे हैं। हमने नीचे से, आपको तो मालूम है कि 8वीं तक हम लोगों ने आंतरिक मूल्यांकन पर पास कर दिया था और 9वीं और 11वीं को आंतरिक मूल्यांकन करके ही उनको पदोन्नति दिया, जबकि 8वीं तक तो हम लोगों ने कहा था कि उनको पदोन्नत कर देना चाहिए। और लेकिन जहां 10वीं और 12वीं के लगभग 171 प्रश्न पत्र हो गए थे, वहाँ इस समय
अब 29 प्रश्न पत्र 29 प्रश्न पत्र हैं जिनको हमको करना है। उसकी भी तिथियां तय कर दी हैं। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक हम उसकी परीक्षा को कराएंगे। गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के निरंतर मार्गदर्शन में हम ये काम करेंगे। इधर जो हमारी 1.5 करोड़ से भी अधिक उत्तर पुस्तिकाएँ जो जांचने के लिए हैं, उसके लिए भी गृह मंत्रालय से हमको जो मदद मिली है। हमने पहले ही जो हमारे 3000 जो मूल्यांकन केंद्र थे, उन 3000 मूल्यांकन केंद्रों से हम अध्यापक तक उन उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए भेज रहे हैं। लगातार ये क्रम जारी है। 50 दिन में हम इसको पूरा करेंगे। तब तक इधर की भी परीक्षा पूरी होगी तो हम अगस्त में उस रिजल्ट को भी घोषित करेंगे। तो उच्च शिक्षा में भी जुलाई से हम परीक्षाओं को कराएंगे। और जो क्षेत्र अभी भी रेड जोन में हैं और जिनकी परिस्थितियाँ अभी भी ऐसी होंगी कि वो छात्र परीक्षा दे नहीं पाएंगे, तो उन क्षेत्रों के लिए भी ये व्यवस्था की है कि जो पहले सेमेस्टर का होगा उसको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही पदोन्नत किया जाएगा, उत्तीर्ण किया जाएगा। और जो दूसरे तीसरे वर्ष के होंगे, सेमेस्टर के होंगे, उनको पीछे का वर्ष का 50% प्लस जो वर्ष चल रहा है, जो सेमेस्टर चल रहा है, उसका 50% मूल्यांकन दोनों को मिला करके उसका रिजल्ट निकालेंगे। और जो फाइनल के छात्र हैं उनको परीक्षा देनी पड़ेगी। तो आगे का प्लान हमारा यही है कि जो बची हुई परीक्षाएं उनको हम कैसे करके करेंगे, किस ढंग से करेंगे, ताकि जो हमारी सुरक्षा है वो सुरक्षा भी रहे। और इसलिए गृह मंत्रालय और हम स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश पर इन परीक्षाओं को कराएंगे। और उधर हमने नीट और जेईई की परीक्षाओं की तिथियां भी घोषित की हैं, क्योंकि वो भी छात्र ऐसे परिस्थिति में थे जब उनको लगता था कि पता नहीं क्या होता है। तो उनका जो शंका थी, उनका जो अधर में लटके हुए थे कि क्या होता है, कब होता है कि नहीं होता है, उसको भी हमने साफ किया कि 18 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक जेईई की परीक्षा हम करा रहे हैं। और 26 जुलाई को हम नीट की परीक्षा करवा रहे हैं। वो स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम आगे कोरोना के इस संकट में भी लगातार प्रयासरत हैं और हम शिक्षा के स्तर को न तो गिरने देंगे और न ठहरने देंगे। हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस वर्ष देश के छात्र क्लासरूम से शिक्षा ले पाएंगे? देखिए, क्या परिस्थितियां, विषय केवल हिंदुस्तान का नहीं है, मेरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का है। आप तो देख रहे हैं ना कि क्या दशा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया कैसे थर्रा रही है। जो देश विकसित देश थे और जिन देशों को ये लगता था कि वो स्वास्थ्य की दिशा में वो शिखर पर हैं, उन देशों की क्या दशा है। वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने समय पर सब चीज़ों को संभाला है। यदि समय पर इन चीज़ों को संभाले नहीं होते देश के प्रधानमंत्री, तो आज क्या दशा हिंदुस्तान के अंदर होते कोई कल्पना नहीं कर सकता। और ऐसी स्थिति में जब पूरी दुनिया ऐसे संकट से गुजर रही हो, तो स्वाभाविक ही है कि सबके सामने ये समस्याएं हैं, सबके सामने ये परेशानियां हैं। किस तरीके से आगे होगा ये भविष्य पर निर्भर होगा। लेकिन हाँ, हम उसके लिए भी तैयार हैं। जब सामान्य स्थिति होगी तो क्लासेस चलेंगी, लेकिन यदि ऐसी भी परिस्थिति होंगी तो हम पूरे देश को ऑनलाइन पर लाए हैं। हम अध्यापकों के सहयोग से, चाहे स्कूली शिक्षा है चाहे उच्च शिक्षा है, उस दिशा में हम ऑनलाइन अभी भी पढ़ाना हमने शुरू कर दिया। लोगों को आश्चर्य हुआ, ऐसा भी हो सकता है क्या कि पूरा देश जो है, बच्चा घर पर है, वही घर पर उसकी पढ़ाई शुरू हो गई है, उसको पाठ्यक्रम मिल गया, उसको कैलेंडर मिल गया, शैक्षणिक कैलेंडर मिल गया। तो मैं सोचता हूँ कि ये कम समय में जो हमने ये काम किया है वो निश्चित रूप में अध्यापकों के सहयोग से किया है। उसमें अभिभावकों का भी काफ़ी अब सहयोग मिल रहा है, ताकि मेरे छात्र छात्रा, अध्यापक और अभिभावक दोनों मिलकर के न उसका मनोबल गिरने देंगे और न उसके समय को ठहरने देंगे, बल्कि उसके साथ मिल करके उसके पाठ्यक्रम को भी तैयार करेंगे और उसके साथ उसकी लिखाई पढ़ाई में भी मदद करेंगे। सर, कई विश्वविद्यालयों में इम्तिहानों को लेकर अलग अलग राय है इस वक्त कि क्या करना चाहिए। क्या कोरोना काल में सुचारू रूप से इम्तिहान हो पाएंगे? क्योंकि देश के नौजवान और जो पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिनके एग्जाम होने वाले हैं, वो आपसे ये जवाब की उम्मीद रखते हैं। देखिए, सब जगह की परिस्थितियां भी तो अलग अलग हैं।
विभिन्न प्रदेशों के अलग है। अब मैं लद्दाख की बात तो दिल्ली में नहीं कर सकता, लद्दाख की परिस्थिति अलग है, कश्मीर की अलग होगी, पूर्वोत्तर राज्यों की अलग है। तो विभिन्न प्रदेशों की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं और इसलिए उन प्रदेशों के जो शिक्षा मंत्रालय हैं, वो उन प्रदेशों की जो गवर्नमेंट हैं, वो इस दिशा में बेहतर निर्णय ले रहे हैं और लेंगे, क्योंकि उनके लिए भी स्वाभाविक की शिक्षा बहुत बड़ा आधार है और प्रमुख जो उनके सामने चुनौती है वो शिक्षा की है। तो इसलिए सभी राज्यों में उन वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार वो निर्णय ले रहे होंगे और निर्णय ले लिए होंगे। निशंक जी, कहा जा रहा है कि मौजूदा ऑनलाइन पढ़ाई के सिस्टम से अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है। साधन संपन्न बच्चे पढ़ रहे हैं और निर्धन छात्र इससे जूझ रहे हैं। नहीं, ये तो जो जिनकी जो शंका है उनको मैं कहूँगा वो निशंक जरूर बने इस बारे में। कोई शंका करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अंतिम छोर पर बैठे रहने वाला बच्चा वो भी किसी कीमत पर शिक्षा से वंचित न रहे और हमारे देश की शिक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में शिखर पर हो। तो एक अंतिम छोर से लेकर के और शिखर तक की शिक्षा का ये मेरे देश के प्रधानमंत्री जी की ये परिकल्पना है, उसको हम साकार कर रहे हैं। उन्होंने जो नए भारत के निर्माण की का संकल्प लिया है, उस नए भारत के निर्माण की उस संकल्पना में ये जो शिक्षा है वो एक आधारशिला बनेगी। और जो उन्होंने, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, चाहे वो स्वस्थ भारत हो, चाहे वो समृद्ध भारत हो, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, ये जो नए भारत, ये जो नया भारत बनेगा उसका भी उन्होंने रास्ता सूत्र रूप में हमको दिया है कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप, ये उसका रास्ता। ये हम इसके कौशल को विकसित करेंगे। और अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, गांव-गांव आत्मनिर्भर हो। तो गांव की जो आर्थिकी है वो उसकी तकनीकी शिक्षा से लेकर के और उसकी ग्रामीण क्षेत्र के जो उसके उत्पाद हैं उसके आधार पर जो हम शिक्षा का प्लान बना रहे हैं ताकि वो उसको वहीं पर उसके कौशल का विकास हो और वो अपने गांव को उठा सके, बढ़ा सके और उस गांव की अर्थव्यवस्था, वैसे भी आपको मालूम है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीणों की भी अर्थव्यवस्था है। भारत गांव का देश है और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अंतिम छोर के बच्चों को जरूर शिक्षा मिलेगी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत हम अंतिम छोर के बच्चे को, हम गरीब बच्चे को फ्री शिक्षा के लिए दे रहे हैं, फ्री उसको पाठ्यक्रम पुस्तकें दे रहे हैं, फ्री उसके यातायात की सुविधा को दे रहे हैं, फ्री उसको ड्रेस दे रहे हैं। वो बच्चा कभी वंचित नहीं रहे। लेकिन हाँ, आपने कहा कि ऑनलाइन में वो छूट जाएगा, वो छूटेगा नहीं, क्योंकि अब तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए, सारे लोग जो ऑनलाइन शिक्षा पर आ गए। आपकी जो शंका है कि यदि गरीब का बच्चा होगा तो स्मार्ट टेलीफोन उसके पास नहीं होगा या फिर उसके पास नेट की सुविधा नहीं होगी तो वो वंचित रह जाएगा, उसके लिए भी व्यवस्था की है हमने। हमारे जो ई पाठशाला है, जो दीक्षा है, जो स्वयं है, जो स्वयं प्रभा है, इनके माध्यम से तो हम इन प्लेटफॉर्मों पर उन बच्चों को नीचे से लेकर उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तक ला ही रहे हैं। लेकिन उस बच्चे के लिए जो हमारे स्वयं प्रभा 32 चैनल हैं जो DTH पर चलेंगे, जो टाटा स्काई पर चलेंगे, दूरदर्शन पर, वो टीवी पर वो बच्चा, क्योंकि टीवी तो लगभग पूरे देश के लोगों के पास है, और यदि वो बच्चा जिसके पास यदि टीवी भी नहीं होगा तो उसकी लोकल स्तर पर उसका जो शिक्षक है वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वो उसको टीवी पर उसका पाठ्यक्रम सुनिश्चित उस तक पहुंच पाए। इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो रेडियो पर भी जाएंगे, लेकिन अंतिम छोर के बच्चे को भी हम पढ़ाएंगे। न नीचा होगा न ऊंचा होगा, सारा देश एक साथ होगा और वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये हमारे प्रधानमंत्री का आगे का विज़न, और उस विज़न को पूरा करने के लिए हम युद्ध स्तर पर रात दिन काम कर रहे हैं। शुक्रिया निशंक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राष्ट्र सम्मेलन में ये बेहद ही महत्वपूर्ण था। इस वक्त इन तमाम सवालों के जवाब आप दे सके और आपने दिए भी। शुक्रिया, धन्यवाद।
यहाँ फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन न्यूज़ 24 के साथ लगातार बने रहें। हम तमाम बड़े मंत्री, विपक्ष क्या कहता है राष्ट्र सम्मेलन के जरिए आपको बताते रहेंगे, कहीं मत जाइएगा।